Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Mathwath। चलिए न्यूमेरिकल की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। ऐसे चलते हैं नए क्वेश्चन पे। देखिए इस पर एक सॉलिड कोन की बात की है ना। अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा इज़ प्लेस्ड विद इट्स बेस अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। मतलब उसका बेस जो है वो वर्टिकल वॉल पे लगा हुआ है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, एक रफ स्केच समझ लेते हैं। कुछ इस हिसाब से ये आपकी वॉल हो गई और इस पे एक हमारा कोन लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे तो लगा नहीं होगा, इसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो लगाना पड़ा होगा, है ना। चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या बोला है। एंड इज़ सपोर्टेड बाई अ स्ट्रिंग अटैच टू इट्स वर्टेक्स। कह रहे हैं कि स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है और वर्टेक्स पे, और उसे जोड़ा गया। आप खुद सोचिए, स्ट्रिंग को नीचे जोड़ेंगे कि ऊपर जोड़ेंगे? जाहिर सी बात है ऊपर जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे जोड़ेंगे। एक स्ट्रिंग ऐसे जुड़ गई, जा करके यहाँ पे टाइट कर दी गई है। एंड टू अ पॉइंट इन द वॉल, ठीक है, एक पॉइंट वॉल पे जुड़ गई जा करके, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में एक फोर्स लगता है, आप जानते हो, टी जिसे बोलते हो आप, टेंशन। अच्छा, और जो अपना ये कोन होगा उसका वेट वर्क करेगा। वेट कहाँ वर्क करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और कहाँ से करता है? ठीक है। और ये इसका कोन का वेट जो कि नीचे की ओर वर्क करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और ये आपको पता है कि कहाँ पे वर्क करता है? जी पर। जी पॉइंट जो होता है किसी भी शेप का, जी पॉइंट यानी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ से उसका वेट वर्क करेगा डाउनवर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारा कोन होता है, अगर मैं उसे सीधा रखता तो उसका जो जी पॉइंट आता है, टोटल ये उसकी हाइट h है, उसका जो जी पॉइंट आता है वो यहाँ पे कहीं आना चाहिए। तो इसकी जी पॉइंट की जो हाइट होती है वो बेस से यहाँ तक की हाइट जो होती है h/4 होती है, इतनी। और वर्टेक्स से जी तक की जो हाइट होती है वो 3h/4 होती है। तो जो भी आपको सही समझ में आता है वो आप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये ए है, ये यहाँ पे अगर बात कर लूँ, ये बी ले लूँ, ये पी ले लूँ, ये क्यू ले लूँ, तो यहाँ से ए जी की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 3/4। अगर टोटल एच हाइट है, वैसे बोला हुआ है एच हाइट, तो ये 3/4 एच हो जाएगा। और जो जी भी होगा वो h/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे पढ़ते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। शो दैट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़, मतलब ये स्ट्रिंग लगाई है हम लोगों ने, चलिए इसका कुछ नाम देते हैं, BCD रख देते हैं। यहाँ पे AD की हमें लेंथ इतनी प्रूव करनी है, यानी ये हमें AD प्रूव करना है अगर हम लोग अपने डायग्राम के हिसाब से चले तो। यहाँ पे कुछ और भी बोला है, सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो अल्फ़ा है, तो यानी इसकी बात कर रहा है अल्फ़ा। ये भी अल्फ़ा हो सकता है, ये भी अल्फ़ा, दोनों ही अल्फ़ा अल्फ़ा होते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल है ना। अब इतना क्लियर हो गया। ये चीज़ आप पहले इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना ये PDF में आएगा नहीं कि ये क्या होता है। इसका जो जी इफेक्ट करता है वो कहाँ पे करता है? हाइट के 3/4 पे, ठीक है। ये रफ स्केच मैंने बनाया। चलिए मैं इसको आगे फेयर भी कर देता हूँ। रफ स्केच आगे फेयर भी बता देता हूँ इसका, ठीक है। अब देखिए ये फेयर स्केच बना दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने सेम वैसे ही बनाई हैं, सारे पॉइंट्स वही लिए हैं, सेमी वर्टिकल एंगल, एच और हाइट। अब यहाँ पर देखिए जो जी हमारा इफेक्ट कर रहा था वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स था, डब्ल्यू इसका वेट कहाँ पे वर्क करता है? ये जी पर। और जो स्ट्रिंग थी उस पर जो टेंशन है वो वर्टिकली अपवर्ड चलता है, मतलब वर्टिकली नहीं, सीधे अप साइड चलेगा, जहाँ से हमारी स्ट्रिंग टाइटली बांधी गई है, ठीक है। तो यहाँ से टी मिल गया, यहाँ से डब्ल्यू मिल गया। और एक चीज़, जब आपने इस कोन को दीवार से लगाया होगा तो दीवार के उस पॉइंट से एक रिएक्शन फोर्स मुझे मिला होगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि दीवार पर प्रेस राइट हैंड साइड कर रहा होगा वो, और जो हमारा आर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब देखिए टी और आर ये दोनों तो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। देखिए हमें करना, पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि जो जितने भी हमारे फॉर्मूले, जितने भी हमारे फोर्सेज होते थे, उन सबको अगर हम एक पॉइंट पे मीट करा सकें तो हम लामी थ्योरम लगा देते हैं। और अगर नहीं करा पाते हैं, पैरेलल है, पैरेलल होते फोर्सेस, तो उनका रिजल्टेंट ले लेते। और या फिर तीसरा पॉइंट हम लोगों ने उसका मोमेंट निकाल लिया था,
तो ठीक है, मूवमेंट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जब मूवमेंट सच में हो, कोई चीज़ सच में इधर उधर से मूवमेंट कर रही हो, तभी हम लोग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे कहीं कहीं ज़रूरत, बहुत कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, सब जगह ज़रूरत मूवमेंट की नहीं पड़ती है। लामी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंसिक्वेंस जिस जिस क्वेश्चन में आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो फोर्सेस टी और आर तो एक पॉइंट में मिल रहा है, क्या डब्लू भी मिल रहा है? देखिए डब्लू लग भले ही जी पर रहा है, लेकिन क्या हम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते? और जब डब्लू को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये अप साइड चला जाएगा और जा करके उसी पॉइंट पे मैच करेगा जहाँ पे ये सभी के सभी पॉइंट्स हैं। लेट्स से ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, ठीक है। अब देखिए तीनों जो हमारे फोर्सेज है वो मीट इन अ पॉइंट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए कुछ पॉइंट्स उनकी नेमिंग कर देता हूँ। ये आपका ई पॉइंट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, रफ स्केच जब बता रहा था कि जो ए जी है वो टोटल का 3h/4 होगा, और जो अपना जी बी है वो h/4 होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी ट्राइंगल लॉ की बात कर लें, अगर आप सही से देखें तो ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल जो हमारा ए बी पी है, दिख रहा है इसमें आपको, वो उसमें जो जी ई है वो पैरेलल है पी बी के। तो यहाँ से एक परिणाम निकल के आता है जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। वो क्या होता था? वो होता था ए जी, मतलब जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे ये पैरेलल है ना इसके, तो ये जिस पार्ट में डिवाइड करेगी, जैसे ए जी अपॉन जी बी अगर मैं कहूँ तो वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई पी के। और ये कैसे कह पाए? थेल्स थ्योरम से, ठीक है। थेल्स थ्योरम मैंने लिख दी। तो यानी कुल मिला के जो हमारा यहाँ पे ए ई अपॉन ई पी आया, वहाँ पे ए जी अपॉन जी बी के इक्वल आया। वैल्यू पुट कर दीजिए 3h/4 अपॉन, और ये हो जाएगा अपना h/4, ठीक है। इसे कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है। तो देखिए h 4 से 4 कैंसिल और h से h कैंसिल, तो एट लास्ट क्या मिलने वाला है? ए ई अपॉन ई पी इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। और अगर ऐसे ही मैं ट्राइंगल ए पी डी की बात करूँ, ए पी डी, तो उसमें देखिए ई ओ पैरेलल है पी डी के, ई ओ इज़ पैरेलल टू पी डी। यहाँ पर भी थेल्स थ्योरम लग जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन ई पी इज इक्वल टू ए अपॉन ओ डी, है ना। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आ गई हमारी 3/1, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और किया जा सकता है, क्या? अगर मैं ए ओ को ए ओ ही रहने दूँ और ए ओ नीचे ऐड कर दूँ ले जा करके लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ 3 तो 3 ही रहेगा, लेकिन 3 नीचे जाके ऐड हो जाएगा। बात वही चीज़ चल रही है। और ये भी एक कंसिक्वेंस है थेल्स थ्योरम का कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दें तो राइट हैंड साइड भी वही होता है। ठीक है, ए ओ हो जाएगा। और अगर ए ओ प्लस ओ डी करें तो ए ओ में जब ओ डी आप ऐड करोगे, ज़रा देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में यहाँ के यहाँ तक की डिस्टेंस जो ऐड करोगे तो ए डी हो जाएगा वो, ठीक है। तो ए अपॉन ए डी हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ए डी इज इक्वल टू 4/3 ए ओ। अब बस अब समझते हैं। अब एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा लेते हैं? ए बी पी या ए जी पी ले लीजिए। चलिए ए बी पी ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम tan अल्फ़ा लगाएं तो क्या होगा? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी ए हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं पी बी अपॉन बी ए, और जहाँ पे बी ए जो है वो एच है, सो पी बी, तो पी बी तो पी बी रहेगा और ए बी जो है वो एच हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पी बी इज इक्वल टू एच tan अल्फ़ा हो जाएगा। और अगर आप सही से देखें तो जितना पी बी है उतना ही हमारा ओ जी भी है, ठीक है। जितना पी बी है उतना ही ओ जी है, मतलब इस लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो पी बी इज इक्वल टू ओ जी लिख लेते हैं, तो ये ओ जी के इक्वल भी होगा, ठीक है। इतना आ गया, ठीक। अब देखिए ट्राइंगल देखिए ज़रा, ट्राइंगल ए ओ और जी की बात कर लेते हैं। दिख रहा है आपको ए ओ जी,
ठीक है। AOG में वैसे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल AOG में हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं। सो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AG स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे AG स्क्वायर मुझे पता है, AG स्क्वायर क्या बताया था भाई, AG की वैल्यू क्या बताई थी, देख के बताइए। ये क्या है AG की वैल्यू, है ना। सो पुट कर दीजिए 3h/4 होल स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर। OG स्क्वायर क्या था देख लेते हैं। OG तो ये फाइंड आउट किया हुआ है, कहाँ पर है देख लीजिए। OG इक्वल टू H tan थीटा, यही तो है ना। चलिए पुट करते हैं सभी। OG इज इक्वल टू H tan थीटा, तो H tan अल्फा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से AO अगर आप फाइंड आउट करो तो अंडर रूट लग जाएगा भाई, है ना, ठीक है। इस पूरे में से मैं एक काम करता हूँ, 3/4 H कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचने वाला है 1 प्लस, देखिए कॉमन तो 9/16 लेंगे, लेकिन रूट से बाहर 9 का हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा 4। सो और यहाँ पे H स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा के पास तो 3/4 है नहीं, तो वो उसके डिवीज़न में हो जाएगा, मतलब 4 डिवीज़न में मतलब ऊपर चला जाएगा, और 3 डिवीज़न में यानी नीचे चला जाएगा, और आपका tan स्क्वायर अल्फा वहीं के वहीं रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, AO तो आ गया, AO की वैल्यू ज़रा ध्यान से देखिए क्या आ रही है, 3h/4 अंडर रूट 1 प्लस। अब एक चीज़ देखिए ज़रा, AO और AD का रेशियो जो है वो यहाँ पे ज़रा देखते हैं, देखिए AO और AD, तो AO की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, और AD की वैल्यू निकल जाएगी, और शायद AD ही हमें फाइंड आउट करना था। देखिए दिखाता हूँ, AD ही तो प्रूव करना था फर्स्ट, हाँ AD ही तो प्रूव करना था पूरे, इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो AD फाइंड आउट करना था, वहाँ पे पुट कर देते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ सिंपली लिखेंगे, देखिए AD इज इक्वल टू 4/3 इंटू AO, और अब जैसे AO की वैल्यू आप पुट करोगे तो 4/3 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा। सो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, सिंपल H आ जाएगा, और अंडर रूट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही के वही आ जाएगा, 1 प्लस 16/9 और tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यही प्रूफ था हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 यूनिफॉर्म रॉड्स AB एंड BC रिजिडली जॉइंटेड एट B, सो दैट 2 रॉड हैं AB और BC नाम है उनका, जो कि B पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड दैट एंगल ABC इज एट राइट एंगल, हैंग फ्रीली इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट A, मतलब A पॉइंट से ही वो फिक्स हैं। जैसे कि मान लो A पॉइंट एक यहाँ पर है कुछ इस तरीके से, हाँ ये हमारा AB हो गया रॉड, जॉइंट हमने A पे किया है ना, ये AB रॉड हो गया, और हैंग फ्रीली लटक रहा है, ठीक है। और इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट A, ठीक है, ये भी बात अच्छी है। BC ये हो गया, मान लेते हैं AB और BC, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग फोर्सेस तो लगेंगे ही। द लेंथ ऑफ द रॉड्स आर A एंड B, मतलब एक छोटी है और एक बड़ी हो सकती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वो भी, मान लेते हैं ये रॉड हमारी A है, A लेंथ की है, ये रॉड B लेंथ की है, ठीक है, ठीक है। दोनों की लेंथ अलग अलग है तो मैंने अलग अलग कर ली। अब ये हॉरिजॉन्टली लटकी हुई है A पर, तो A पर जब लटकी हुई है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इसके सपोर्ट में A पे कुछ ना कुछ एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स। दूसरी बात, मैं इसे अगर कहीं लटका रहा हूँ तो एक स्ट्रेट लाइनिंग कर देता हूँ। अब देखिए दोनों रॉड्स हैं, इस रॉड पर एक वेट होगा, पहला जो वेट है वो WA है, तो ठीक है, ये WA इधर लग रहा होगा, और जो दूसरा वेट है वो WB, वो डाउनवर्ड्स वो भी लग रहा होगा WB, ठीक है, गिवन है ये चीज़ें। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ रॉड्स आर A एंड B एंड देयर वेट्स आर WA एंड WB, ठीक है।
प्रूव दैट इफ़ द एंगल इफ़ ए बी मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जो ए बी है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि अगर ये वर्टिकल है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो अपने को प्रूव क्या करना है। तो होगा क्या, देखिए अगर ये थीटा है इतना 90 होगा, इसे कुछ लेट कर लीजिए ए बी सी डी, यहाँ पे डी लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कितना होगा फिर हमारा एंगल ए बी डी, इसकी बात करें तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर इसकी बात करें तो ये थीटा हो जाएगा। तो यानी कुल मिला करके यहाँ तक अगर पहुँचना चाहें तो ये थीटा हो गया। सिर्फ इतने की बात करें, एक सेकंड, ठीक है, इतने की बात करें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सारे एंगल तो पता चल गए। अच्छा, अब एक चीज़ और सोचिए, आप अगर दो रॉड को अगर जोड़ें, हम दो रॉड को जोड़ें, एक को छोटा और एक को बड़ा, ठीक है, तो जाहिर सी और यहाँ पे टाइटली से बांध दें, तो जाहिर सी बात है ये पार्ट तो आगे जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये पार्ट बड़ा होगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो इस वाले के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत राइट में होगा, है ना। तो मतलब कहने का इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे होना चाहिए, डब्ल्यू बी जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचने से भी हमारा आंसर आता है। अब इसे कुछ नेम दे देते हैं, यहाँ पे ई नेम दे देते हैं, ठीक है। अपने को टेन थीटा प्रूव करना है, तो चलिए टेन थीटा तक पहुँचते तो हैं पहले। तो अब देखिए यहाँ पर ये केवल ट्रायंगल से हमारा टेन थीटा तो नहीं आएगा, और साथ ही साथ डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी यानी वेट तो दिया ही हुआ है, वेट दिया है इसका मतलब फोर्स दिया है, यानी फोर्स का कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। और ये रॉड है लटकी हुई है, तो ये मूवमेंट तो करेगी, तो हम लोग क्यों ना मूवमेंट ले लें, ठीक है। देखिए बाकी तीनों फोर्सेस जो आर लग रहा है, चाहे डब्ल्यू ए लग रहा है, चाहे डब्ल्यू बी रख रहा है, ये तीनों पॉइंट आपको लिखने जैसे हम लोग बताया करते थे, ठीक है। बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस की तरह, मैं सब में नहीं लिखा रहा हूँ, वो तीनों लिखना है कि द रॉड्स आर इन इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्सेस। तीन फोर्सेस है, कौन सा, पहला डब्ल्यू ए ऑफ रॉड ए बी, डब्ल्यू बी ऑफ रॉड बी सी, एंड आर विच इज़ द रिएक्शन फोर्स मेड बाय द कनेक्शन। जो कनेक्शन हमें मिला है उसकी वजह से जो हमारा आर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है, वो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद की बात करें अगर हम लें मूवमेंट अबाउट, क्योंकि घूम जो रहा है वो ए के ही अबाउट घूम रहा है ना, क्योंकि वो फिक्स एक जगह पे लगा हुआ है, उसी के अराउंड इधर उधर वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगर मूवमेंट ले तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे डब्ल्यू ए है, ठीक है, इसको कुछ पॉइंट भी मान लेते हैं यहाँ पे एफ, ठीक है, ये पॉइंट हमारा, ठीक। अब अबाउट ए है तो दोनों ही फोर्स हैं। अगर हम डब्ल्यू ए की बात करें, फोर्स डब्ल्यू ए की, तो डब्ल्यू ए के साथ मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो होता है टॉर्क, इसे ही बोलते हैं, बहुत पहले पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो डब्ल्यू ए तो फोर्स हो गया, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी ए तक की कैसी है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई लग तो ये नीचे की तरफ रहा है ऐसे करके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन हमारा ए इधर है तो राइट हैंड साइड होगा, यानी एम एल, यानी एम एफ इंटू डी, सॉरी एफ डी तो डिस्टेंस है ना, डब्ल्यू इंटू एफ डी हो जाएगा, इक्वल टू। अगर डब्ल्यू बी की बात करें तो डब्ल्यू बी कहाँ लग रहा है भाई, नीचे डाउनवर्ड्स लग रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये जो डब्ल्यू बी है वो जा रहा है, अगर अपवर्ड देखा जाए तो ई पॉइंट पे मिल रहा है, और ई पॉइंट की ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंपल से यही है, ई डी है इंटू ई डी, चलेगा। अब देखिए जो जो चीज़ें हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं कर देते हैं, एफ डी के प्लेस पर हम लोग क्या बी डी माइनस बी एफ लिख सकते हैं, और डब्ल्यू बी ई डी की प्लेस पर जो ई से डी छोटी सी डिस्टेंस है, मैं ई बी माइनस बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम लिख सकते हैं, देखिए बी डी जो है हमारा बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस जो है। अब अगर ट्राइंगल हम ए बी डी की बात करें, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ आपको, ए बी और डी, यहाँ पे बी डी अगर फाइंड आउट करना, और ये हमारा कितना है 90 माइनस थीटा, तो देखिए सिंपली अब लगा देते जरा एंगल का फॉर्मूला, साइन का चाहे कॉस का, तो इसमें कॉस थीटा अगर लगा दे, कॉस 90 माइनस थीटा, भाई एंगल तो 90 माइनस थीटा ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बी डी
अपॉन बी ए की लेंथ ए है तो ए लिख दीजिए, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए, यहाँ पे बी डी की वैल्यू ए साइन थीटा हो जाएगी, बी डी की वैल्यू ए साइन थीटा पुट कर देते हैं, ए साइन थीटा माइनस बी एफ कितना लेंथ है, देखिए आपको बताता हूँ, ये जो हमारा ए है यहाँ पे जो ए बी जो रॉड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका जी है और वो मिडिल में होता है, तो यानी बी ए जो होगा 1/2 उतना ही बी एफ भी होगा 1/2, ठीक है। तो जितना बी डी आया हमारा ए साइन थीटा वैसे ही हमारा बी एफ की वैल्यू भी होगी, बस उसकी आधी होगी। तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं a/2 साइन थीटा, बिल्कुल, क्योंकि वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास में था और हाफ डिस्टेंस पे था, और ये भी वहीं पे ही है, क्योंकि आप सही से देखो तो यहाँ पे भी एक तरीके से थेल्स थ्योरम लग रही है, ये इसके पैरेलल है ना। तो बी ए अपॉन ए बी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ डी होगा, तो जितनी वो लेंथ होगी उतनी ये भी लेंथ होगी, ठीक है। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड भी पुट कर देते हैं कुछ वैल्यूज, डब्ल्यू बी, ई बी कितना है, ई बी देखिए जैसे ट्राइंगल आपने बी ए डी को देखा वैसे ट्राइंगल आप बी ई और ये इस पॉइंट को कुछ नेम दे दीजिए, बी ई एफ जी एच कर देते हैं यहाँ पे, वैसे ट्राइंगल बी ई एच को देख लीजिए आप, ये भी देखिए इसका जो हमारा एच पॉइंट है ये भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है ना, तो ये भी तो आधे पे होगा, मतलब अगर मैं बात करूँ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एच है हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम लें तो ये b/2 है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लिया, ये रॉड अभी और ज़्यादा आगे होगी, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर, क्योंकि जी तो वहीं पे इफेक्ट करेगा भाई, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए इसको भी समझा देता हूँ, जैसे ये हमारा बी ई, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, देखिए ये ट्राइंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है, ये बी है, ये ई है, और ये हमारा क्या है एच है, ठीक। अब जरा यहाँ पे कॉस थीटा लगाइए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहीं पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ई अपॉन और बी एच, तो बी एच कितना है भाई b/2 है, सिंपल। अब ये b/2 लेफ्ट में लेके आएंगे आप, तो बी ई की प्लेस पर क्या हो जाएगा p/2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब बी डी की वैल्यू तो वही है, क्या बी डी की वैल्यू भाई a साइन थीटा। अब जो जो चीज़ें कैंसिल होना चाह रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, जैसे w से w आपका कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल होते दिख नहीं रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए थोड़ा इधर उधर करके अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा 3 जगह पे है, तीनों जगह से एक जगह पे ले आते हैं, तो a² साइन थीटा, ठीक है, मैंने अरेंज कर लिया। अब क्या करते हैं थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो साइन थीटा जैसे आप कॉमन लोगे तो a² माइनस a²/2 प्लस ab, इसे भी सॉल्व कर लीजिए, b²/2 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसे लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बच्चों आई एम सो सॉरी, एक्चुअली किसी का फ़ोन आ गया था एंड आई वॉज फेल्ड टू अप्लाई दैट एयरप्लेन मोड, ओके, सो सॉरी फॉर दैट। देखिए इसे सॉल्व करें अगर आप एलसीएम लेकर के, तो भाई ये 2 हो गया, 2a² माइनस a², ये a² हो गया और प्लस 2ab हो गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड तो b²/2 तो हो ही गया, ठीक है, कॉस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, है ना, और साइन अपॉन कॉस tan थीटा हो गया अपना, एक तरफ tan थीटा बन गया और दूसरी तरफ बाकी सारी वैल्यूज़ भेज दीजिए, तो b² अपॉन a² प्लस 2ab, ये क्लियर हो गया, ये प्रूफ हो गया अपना, ठीक है। यू कैन सी दी प्रूफ मैं दिखा देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू b² अपॉन a² प्लस 2ab, ठीक है, b² अपॉन a² प्लस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो पॉइंट है उसे ध्यान में रखिए। मैं इसे थोड़ा सा आपको हल्का सा समझा देता हूँ कि एक ए रेडियस का आपका हेमीस्फेयर है, आधा स्फेयर है, उसका वेट W है, प्लेस्ड है कर्व्ड सरफेस एरिया पे, कुछ इस टाइप से ऐसे रखा हुआ है जैसे मान लेते हैं, और उसे एक स्ट्रिंग से खींचा गया है, जैसे मतलब ऐसे रखा हुआ है, कुल मिला के ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस है अपना और यहाँ पे स्ट्रिंग से खींचा हुआ है, इसका रेडियस कितना है a है, ठीक है। अटैच टू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम, रिम मतलब होता है उसका लास्ट, रिम कह सकते हो आप, सर्कमफेरेंस कह सकते हो एक तरीके से, 3D है इसलिए रिम बोला जा रहा है, सर्कल होता तो इसे सर्कमफेरेंस बोला जाता है, रिम एंड टू अ पॉइंट ऑन द टेबल, ठीक है, खींचा गया, इसे खींच करके ये टेबल है मान लेते हैं,
इसके पॉइंट पे यहाँ पे बांधा गया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड प्रूव दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस। तो ये स्ट्रिंग का टेंशन है, आपको इसे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू में दिमाग में रखना है। 3W/8 A-1 होल अपॉन 2AL माइनस L²। इसे थोड़ा सा दिमाग में रखिए, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पेपर में लॉन्ग आंसर में कभी नहीं आया है, तो मिड टर्म के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे मैं पूरा फुल में बताऊं, लेकिन आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसे याद रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और इस एक्सरसाइज में जिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कभी आए हैं किसी एग्ज़ाम में, तो अगर किसी एग्ज़ाम में जैसे किसी ईयर में आए हैं तो उन्हें आप लगाने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, ईयरली वाले क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैप्टर का अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, लास्ट एक्सरसाइज होगी, और चैप्टर नंबर 2 भी ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 भी एंड हो जाएगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और जो लोग बोले कृष्णा पब्लिकेशन अभी आया कि नहीं है, तो बच्चा अभी नहीं आया है। जो और भी बुक्स मेरे पास है ना पहले से ही, वो उनकी मैं बात करता हूँ। मेरे पास और भी कई सारी बुक्स है, कृष्णा पब्लिकेशन है, कुछ फॉरेन राइटर्स की बुक है, और एप्सिलॉन पब्लिकेशन की भी बुक है। सो डोंट वरी कि मैं क्या मेरे पास है कि नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान दो कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, अभी तो स्पेशली आपकी बुक वंदना ही कवर की जा रही है। कुछ क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ, कुछ जो दोनों में कॉमन हो जाते हैं। जो दोनों में कॉमन हो जाती है सिर्फ उन्हीं को उठाता हूँ, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन पेपर्स जो पेपर सेटर होते हैं वो आपके इन अच्छे बुक से ही बनते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब में मिल जाते हैं, जिनका एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन होता है, एक ऑथेंटिक आंसर होता है, ये उसी को ही अपने क्वेश्चन पेपर में लाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, अगली एक्सरसाइज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाय बाय।